पहला क्वेश्चन है, हरित लवक की झिल्ली होती है। 4 ऑप्शन दिए गए हैं, इसमें से बताना है कि हरित लवक की झिल्ली कैसी होती है। टीजीटी 2013 में क्वेश्चन पूछा गया था। इसका आंसर सही होगा बी, द्विपर्तीय होती है। बता दें कि जो हरित लवक होता है यह क्लोरोप्लास्ट होता है। ये 2 झिल्लियों का बना होता है, यानी इसमें 2 परतें होती हैं। पहली वाली बाह्य परत कहलाती है और दूसरी वाली भीतरी परत कहलाती है या भीतरी झिल्ली कहलाती है। चाहे आप बाहरी झिल्ली और भीतरी झिल्ली भी कह सकते हैं, जैसा कि आप चित्र में देख भी रहे हैं। और आपको बताते चलें कि प्लास्टिड्स अथवा लवक 3 प्रकार के होते हैं, हरित लवक या क्लोरोप्लास्ट, वर्णी लवक या क्रोमोप्लास्ट और अवर्णी लवक या ल्यूकोप्लास्ट होता है। और इन सब के बारे में मेरे चैनल में वीडियो अपलोडेड है, आप लोग जाकर के देख सकते हैं, एक बार में समझ में आ जाएगा। तो जो हरित लवक है ये द्विपर्तीय होता है और इसी के साथ साथ जो माइटोकॉन्ड्रिया है, केंद्रक है, ये भी द्विपर्तीय होते हैं, डबल लेयर्ड होते हैं। कौन कौन से? माइटोकॉन्ड्रिया, केंद्रक, हरित लवक, ये डबल लेयर्ड होते हैं। और यदि एक परतीय कोशिकांग पूछा जाता है यहाँ पर, एक परतीय, तो क्या बताते, यानी सिंगल लेयर्ड पूछा जाता तो क्या बताते? लाइसोसोम, गाल्जिकाय, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम आदि ये एक परतीय होते हैं, सिंगल लेयर्ड होते हैं। कौन कौन से? लाइसोसोम, गाल्जिकाय, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हरित लवक में किसकी मात्रा सर्वाधिक पाई जाती है? सबसे ज्यादा किसकी मात्रा पाई जाती है ये बताना है। 4 ऑप्शन दिए गए हैं। ये क्वेश्चन टीजीटी 2010 में पूछा गया था। इसका आंसर सही होगा सी, RUDP कार्बोक्सिलेज। RUDP कार्बोक्सिलेज, चूंकि लेज शब्द जुड़ा हुआ है इसका मतलब ये एंजाइम है, यानी रुबिस्को या RUDP कार्बोक्सिलेज एंजाइम पृथ्वी पर सर्वाधिक मात्रा में पाया जाने वाला एंजाइम है या कह लीजिए कि प्रोटीन है। और ये पूरे हरित लवक का 16% भाग होता है, यानी संपूर्ण हरित लवक का क्लोरोप्लास्ट का 16% भाग है। और रुबिस्को का सहकारक मैग्नीशियम आयन होता है। आपको बताते चलें कि RUBP का फुल फॉर्म रिबुलोज बाइफॉस्फेट होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एमाइलोप्लास्ट का कार्य है। एमाइलोप्लास्ट का कार्य बताना है। 4 ऑप्शन दिए गए हैं। ये क्वेश्चन पीजीटी 2009 में पूछा गया था कि एमाइलोप्लास्ट का कार्य क्या होता है। आंसर सही होगा डी, मंड संग्रह करना एमाइलोप्लास्ट का कार्य होता है। आप लोगों के मन में एक प्रश्न होगा कि एमाइलोप्लास्ट क्या है। तो अवर्णी जो लवक होता है, मैंने बताया था लवक 3 प्रकार के होते हैं, हरित लवक, अवर्णी लवक और वर्णी लवक। इसमें से जो अवर्णी लवक होता है इसे अंग्रेजी में ल्यूकोप्लास्ट कहते हैं। अवर्णी लवक या ल्यूकोप्लास्ट को अलग अलग कार्य के आधार पर अलग अलग नामों से जाना जाता है। जैसे एमाइलोप्लास्ट है तो शर्करा को मंड में बदलकर एकत्रित करता है। अगर एमाइलोप्लास्ट है तो क्या करेगा? शर्करा को मंड में बदलकर एकत्रित करता है। इसी तरह से अगर इलियोप्लास्ट है तो तेल को संचित करता है। इलियोप्लास्ट तेल को संचित करता है। और अगर प्रोटीनोप्लास्ट है तो प्रोटीन को संचित करता है। तो कुल मिलाकर के कहने का मतलब ये हुआ कि एमाइलोप्लास्ट ल्यूकोप्लास्ट का ही रूप है या अवर्णी लवक के ही रूप होते हैं। और ल्यूकोप्लास्ट सामान्यतः अहरित पादप, यानी जो पादप हरे नहीं होते हैं, इनकी कोशिकाओं में पाए जाते हैं, क्योंकि इनमें वर्णक अनुपस्थित होते हैं, यानी पिगमेंट नहीं पाए जाते हैं एमाइलोप्लास्ट में या अवर्णी लवक में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फलों और फूलों को नारंगी और पीले रंग प्रदान करने वाले लवक हैं। कुल मिलाकर प्रश्न का मतलब ये हुआ है कि जो फल में रंग विभिन्न प्रकार के होते हैं, जो फूलों में विभिन्न प्रकार के रंग होते हैं, ये किस लवक के कारण होते हैं। ये क्वेश्चन टीजीटी 2004 में पूछा गया था। इसका आंसर सही होगा पहला, क्रोमोप्लास्ट के कारण। क्रोमोप्लास्ट यानी वर्णी लवक के कारण फलों और फूलों के रंग विभिन्न प्रकार के होते हैं। कुल मिलाकर मतलब ये हुआ कि फलों और फूलों को नारंगी और पीला रंग प्रदान करने वाला लवक क्रोमोप्लास्ट है। और पौधों में यानी मुख्यतः पत्तियों के हरे रंग का कारण क्लोरोप्लास्ट होता है। यानी जहां जहां पर पौधों में हरा रंग पाया जाता है, यानी मुख्य रूप से जो पत्तियां होती हैं वो क्लोरोप्लास्ट के कारण होती हैं। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर, कोशिका में ग्लाइकोलिपिड तथा ग्लाइकोप्रोटीन बनने का स्थल है।
जो कोशिका होती है, जो सेल होता है, उसमें ग्लाइकोलिपिड और ग्लाइकोप्रोटीन बनने का स्थल क्या होता है? आंसर सही होगा इसमें डी, गाल्जी काय होता है। गाल्जी काय। आपको बता दें कि गाल्जी काय को अंग्रेजी में गाल्जी बॉडी कहा जाता है अथवा डिक्टियोसोम कहा जाता है, डिक्टियोसोम। और गाल्जी काय की खोज वैज्ञानिक कैमिलो गाल्जी ने की थी। कैमिलो गाल्जी, उन्हीं के नाम पर इसको गाल्जी काय कहा जाता है। और इसे गाल्जी कॉम्प्लेक्स, गाल्जी उपकरण और गाल्जियोसोम के नाम से भी जानते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गाल्जी कॉम्प्लेक्स की क्रियात्मक इकाई है। गाल्जी कॉम्प्लेक्स की क्रियात्मक इकाई को बताना है। पीजीटी 2004 में क्वेश्चन पूछा गया था। इसका आंसर सही होगा सी, सिस्टर्नी। यानी जो गाल्जी बॉडी होती है, गाल्जी बॉडी को गाल्जी कॉम्प्लेक्स या गाल्जी उपकरण के नाम से हम लोग जानते हैं। और इसकी खोज मैंने बताया कि कैमिलो गाल्जी ने की थी। और इसे लाइपोकॉन्ड्रिया भी कहा जाता है, लाइपोकॉन्ड्रिया के नाम से भी जानते हैं। और यह पौधों में होता है तो इसे डिक्टियोसोम कहते हैं। अगर पौधों में है तो डिक्टियोसोम कहेंगे। और ये जीवाणुओं और नील हरित शैवालों में नहीं पाए जाते हैं। ये विभिन्न आकार की बनी चपटी या मुड़ी हुई थैलियों जैसे होते हैं या समूहों में पाए जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित संरचनाओं में से कौन एक गाल्जी ऑपरेटस में क्रियात्मक इकाई है? गाल्जी ऑपरेटस में क्रियात्मक इकाई को बताना है। आंसर सही होगा इसमें ए, सिस्टर्नी क्रियात्मक इकाई होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इनमें से कौन सा कोशिकांग डिक्टियोसोम के नाम से जाना जाता है? कौन सा ऐसा कोशिकांग है जिसे डिक्टियोसोम कहा जाता है? तो सभी लोग जान गए होंगे। इसका आंसर सही होगा डी, गाल्जी बॉडी को या गाल्जी काय को डिक्टियोसोम के नाम से जाना जाता है। यदि आप लोग गाल्जी काय या गाल्जी बॉडी के बारे में और अधिक जानकारी चाहते हैं तो मेरे चैनल में वीडियो अपलोडेड है, मैंने अच्छे से समझाया हुआ है, आपको तुरंत समझ में आ जाएगा, जाकर आप देख सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गाल्जी काय निर्माण से संबंधित है। गाल्जी काय निर्माण से क्या संबंधित है? आंसर सही होगा इसमें बी, कोशिकीय श्रावण गाल्जी काय निर्माण से संबंधित होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक्रोसोम बना होता है। 4 ऑप्शन दिए गए हैं। एक्रोसोम किसका बना होता है बताना है। टीजीटी 2013 में क्वेश्चन पूछा गया था। और एक्रोसोम क्या होता है? तो एक्रोसोम जो शुक्राणु होता है उसके आगे का भाग होता है, ये किसका बना होगा? आंसर सही होगा पहला, गाल्जी काय का बना होता है। यानी एक्रोसोम गाल्जी बॉडी का बना होता है। और एक्रोसोम जंतुओं के स्पर्म के अग्रभाग जो होते हैं उस पर एक टोपीनुमा जो संरचना पाई जाती है उसे ही एक्रोसोम कहा जाता है। यानी जो स्पर्म होता है, जो शुक्राणु होता है, उसके आगे टोपीनुमा जो संरचना होती है उसे ही एक्रोसोम कहते हैं। और वो गाल्जी बॉडी या गाल्जी काय का बना होता है, जिसमें अंड कोशिका की कलाओं को भेदने की क्षमता होती है। यानी ऐसे एंजाइम पाए जाते हैं जिससे वो अंड कोशिका को भेद सके, अंडे के अंदर प्रवेश कर सके, ताकि संलयन हो सके। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। लाइसोसोम की उत्पत्ति होती है माइटोकॉन्ड्रिया से, सेंट्रियोल से, कोशिका कला से, गाल्जी उपकरण से। ये क्वेश्चन टीजीटी 2010 में पूछा गया था कि लाइसोसोम की उत्पत्ति होती है। आंसर सही होगा इसका डी, लाइसोसोम की उत्पत्ति गाल्जी उपकरण से होती है। बताते चलें कि लाइसोसोम की जो उत्पत्ति है गाल्जी ऑपरेटस से या गाल्जी ऑपरेटस के ट्रांस या परिपक्वन फेज में होती है। और गाल्जी काय इसकी पैकेजिंग का लक्ष्य कोशिका में स्थानांतरित कर देती है। और लाइसोसोम में बहुत से जल अपघटन एंजाइम पाए जाते हैं। जो लाइसोसोम होता है इसमें जल अपघटनीय एंजाइम पाए जाते हैं जो अम्लीय पीएच पर एकदम सक्रिय रहते हैं। आप लोगों को बताते चलें कि लाइसोसोम की खोज डी डवे ने सन 1955 में की थी। और यह हाइड्रोलिटिक एंजाइम से भरी थैलियां होती हैं। हाइड्रोलिटिक एंजाइम से भरी थैलियां हैं, बैग्स होते हैं। लाइसोसोम का मतलब होता है पाचक काय। मतलब क्या है इसका? पाचक काय। इन्हें आत्मघाती थैली के नाम से भी जाना जाता है, आत्मघाती थैली। अधिक जानकारी के लिए आप मेरे चैनल में जाकर के वीडियो को देख सकते हैं। मैंने उसमें चित्र सहित डिटेल से समझाया हुआ है, आपको तुरंत समझ में आ जाएगा। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। ऑटोफेजिक वैक्यूल होते हैं। ऑटोफेजिक वैक्यूल होते हैं बताना है।
पीजीटी 2009 में क्वेश्चन पूछा गया था। इसका आंसर होगा पहला, लाइसोसोम ऑटोफेजिक वैक्यूल्स होते हैं। आपको बता दें कि लाइसोसोम एक बहुरूपी या पॉलीमॉर्फिक कोशिकांग है और एक ही कोशिका में ये विभिन्न कार्यकी रूपों में पाया जाता है। सामान्य रूप से अगर देखा जाए तो लाइसोसोम 4 प्रकार के होते हैं। प्राथमिक लाइसोसोम, द्वितीयक, अवशेषकाय और ऑटोफेजिक वैक्यूल या ऑटोफैगोसोम, ये 4 प्रकार के हो गए। इसमें से जो प्राथमिक लाइसोसोम है ये कोशिका के अंदर उपस्थित नष्ट कोशिकांगों को तथा क्षतिग्रस्त भागों को घेर लेता है, तो इसे ऑटोफेजिक वैक्यूल कहा जाता है। जो कोशिकांग नष्ट हो गए हैं, जो भाग क्षतिग्रस्त हो गए हैं, ये उसको घेर लेता है, तो उसे ही ऑटोफेजिक वैक्यूल कहा जाता है और इसके अंदर इन भागों का पाचन हो जाता है, यानी उनको पचा लेता है, क्योंकि इसके अंदर तगड़े एंजाइम पाए जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सा कोशिकांग बहुरूपता प्रदर्शित करता है? ऐसे कोशिकांग का नाम बताना है जो बहुरूपता प्रदर्शित करता है। तो आंसर सही होगा सी, लाइसोसोम बहुरूपता प्रदर्शित करता है, यानी बहुरूपी होता है या पॉलीमॉर्फिक होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लाइसोसोम को सुसाइडल बैग कहते हैं क्योंकि उनमें होता है, यानी इसको सुसाइडल बैग भी कहा जाता है या आत्मघाती थैली कहा जाता है क्योंकि उनमें होता है क्या? टीजीटी 1999 में क्वेश्चन पूछा गया था। इसका आंसर होगा पहला, जल अपघटनीय एंजाइम पाए जाते हैं, इसीलिए इसको सुसाइडल बैग कहा जाता है या आत्मघाती थैली कहा जाता है। बताते चलें कि लाइसोसोम को कोशिका का आत्मघाती थैली या सुसाइडल बैग कहते हैं और इसमें बहुत से जल अपघटनीय एंजाइम पाए जाते हैं, यानी जो जल का अपघटन कर लेते हैं, जो अम्लीय माध्यम में कार्य करते हैं, और ये एंजाइम लाइसोसोम की कला के फट जाने पर बाहर आ जाते हैं और कोशिका के सभी घटकों को जल अपघटन क्रिया के द्वारा पचा डालते हैं, उनको समाप्त कर देते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लाइसोसोम में अधिक मात्रा होती है, किसकी अधिक मात्रा होती है? 4 ऑप्शन दिए गए हैं, इसमें से ऑप्शन सही होगा सी, लाइसोसोम में हाइड्रोलिटिक एंजाइम की अधिक मात्रा पाई जाती है, यानी जल अपघटनीय एंजाइम अधिक मात्रा में पाए जाते हैं। आपको बता दें कि लाइसोसोम में विभिन्न प्रकृति के लगभग 30 से 35 जल अपघटनीय या हाइड्रोलिटिक एंजाइम पाए जाते हैं। जो लाइसोसोम होता है इसमें अलग अलग प्रकृति के, अलग अलग नेचर के 30 से 35 जल अपघटनीय विकर या हाइड्रोलिटिक एंजाइम पाए जाते हैं और लाइसोसोम में पाए जाने वाले सभी एंजाइम की अधिकता या अधिकतम क्रियाशीलता अम्लीय पीएच पर होती है। जो अधिकतम क्रियाशीलता है ये अम्लीय पीएच पर होती है। आशा है आप सभी लोगों को वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक और शेयर कीजिए। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। धन्यवाद।